समस्त माता भाई बहनों को मार्ग प्रेरित करें, ऐसे परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। भारत माता की, भारत माता की। आज मैं अभिभूत हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जिनके जीवन का लक्ष्य है, मतलब आत्मा के मोक्ष, और केवल आत्मा के मोक्ष नहीं, साथ में जुड़ा हुआ है जगत हिताय च, जगत के हित के लिए, केवल खुद की मुक्ति के लिए नहीं, सन्यासी होकर भी जगत की चिंता करने के लिए जो निरंतर काम कर रही हैं, ऐसी हमारी श्रद्धेय दीदी उमा भारती जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ साथीगण, मेरी वो बहनें जो उमा दीदी के साथ नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रही हैं, मेरी लाडली बहनें, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम। मुझे कई तरह की घटनाएं आज याद आ रही हैं। दीदी के और मेरे रिश्ते बरसों पुराने हैं। जब मैं भी छोटा था और युवा मोर्चे में काम करता था, बावला कार्य करता था, कई बार कपड़ों की भी चिंता नहीं करता था, कई बार बटन होती थी, कई बार बटन नहीं होती थी शर्ट में भी, लेकिन काम करते रहते थे। अब उमा जी कैसे करती हैं और क्या करती हैं, इसकी कई घटनाएं मेरे ध्यान में आ रही हैं। आज एक बार उमा दीदी का फोन आया मुझे, मैं युवा मोर्चे का काम करता था। उन्होंने मुझे कहा, आ जाओ भैया, एक बेटी की शादी करवाने चलना है। मोथा गांव था, मोथी, टीकमगढ़ जिले का मोथी गांव। वहां एक बेटी की शादी थी, लेकिन पुलिस वहां बर्बर अत्याचार कर रही थी, गांव घेर के रखा था, बारात आने नहीं देंगे। लेकिन बेटी की शादी होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। उमा जी ने तय किया वो स्वयं जाएंगी और खुद जाके शादी करवाएंगी। और हम लोग, दीदी अगर आपको याद हो, पैदल गए थे, नदी पार की थी। उस मोथी गांव में पहुंचे और चीर के पुलिस के घेरे को दीदी ने अपने पास जो कुछ था उससे और कुछ साथियों के साथ मिलके धूमधाम से उस बेटी का विवाह करवाया था। जब मैं सोचता हूं कि वो क्या हैं, एक तो वो संत हैं, सन्यासी हैं, पिंडदान खुद का कर दिया, लेकिन मैंने बताया जगत के कल्याण के लिए भी काम करते हैं। दूसरी, अन्याय कभी सहन नहीं करती। जिन लोगों की अन्याय, अत्याचार, दादागिरी, गुंडागर्दी, जब वो कुछ नहीं थी तब भी अगर देखी तो सीधे भिड़ने पहुंच गई है। एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं इसके। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बने, आह्वान हुआ रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उस आंदोलन में अपने आप को झोंक के और अपने जीवन को दांव पे लगा के उमा दीदी को हमने काम करते हुए देखा है। विचार के लिए जिंदगी भी चली जाए तो परवाह नहीं है। कभी गंगा के काम के लिए उनको हम लगातार परिश्रम करते हुए देखते हैं। वो सोशल रिफॉर्मर भी है, समाज सुधारक, और चाहे वो नशा मुक्ति का अभियान हो या फिर जैविक खेती के लिए तड़फ या गाय की रक्षा। हमने गाय की रक्षा के लिए ये तो सरकार से मांग करते हुए देखा, गौशालाएं खोलो, गौशालाएं खोलो,
मैं भी जहां जाता हूं कई लोग मिलते हैं, अरे गाय घूम रही सड़क पे कर क्या रहे हो, खोलो गौशाला है। अब ये कहना बहुत आसान है, गौशाला खोलो, लेकिन उमा जी एकमात्र नेता है जिन्होंने कहा कि गौशाला से गाय नहीं बचेगी, गाय पाले, किसान अपने घर रखे, लोग अपने घर रखें, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। सही समाधान वो है। एक नहीं, उनके जीवन के कई आयाम। अच्छा, मैं कई बार खुद आश्चर्यचकित रह जाता हूं, जब वैसे मिलते हैं तो उनका व्यवहार गाड़ी में बैठे गप्पे लगाते हुए, अलग अलग विषयों पर डिस्कस करते हुए, और उसी समय कोई गलत चीज किसी ने की तो ध्यान आए तो वो गुस्सा करते हुए। लेकिन देखो, व्यासपीठ पे बैठते ही सीधे सरस्वती उनके कंठ में विराजमान होती है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज। अब ये क्या है? आखिर कोई काम तो है जिसके लिए उमा भारती इस दुनिया में आई है। किसी पद पे रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा देखिए, उस समय 2003 के पहले, आज तो वातावरण बहुत बदल गया है, लोग ये कहते थे, मेरे पत्रकार मित्र भी यहां बैठे हैं, कि कुछ भी हो, तिकड़म हो, जोड़ तोड़ हो, सरकार तो दिग्विजय ही बनाएगा। ये हर एक कहता था कि ये बीजेपी के बस का नहीं है भाई, सरकार तो वही बनाएंगे। लेकिन उस समय मैंने घनघोर परिश्रम करते हुए अपने शरीर को दांव पे लगा के, स्वास्थ्य को दांव पे लगा के, दिन और रात काम करके उस सरकार को उखाड़ के फेंकते हुए देखा है। अगर 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसकी नेतृत्वकर्ता और रणनीतिकार और घनघोर परिश्रम करने वाली योद्धा अगर कोई थी तो दीदी उमा भारती थी। जो सच है वो सच है। अच्छा, एक बात और थी कि सरकारें कहती थी पैसे का इंतजाम कहां से होगा। दीदी मैं आभारी हूं, आपने क्या पूजा की उस समय की, आज तक मुझे पैसे की कमी नहीं पड़ी कभी। तो अजीब देखो, वो कहते थे तनख्वाह नहीं बटेगी, बीच में एक और आए थे 1.25 साल के लिए, वो कहते थे मामा ही लूट ले गया सब, पैसा नहीं है क्या करूं। लेकिन आज दीदी मैं आपके सामने और माताओं बहनों के सामने कहता हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, ये कृपा है, शायद आपकी तपस्या का परिणाम, मुझे आज तक कभी पैसों की कमी नहीं पड़ी। सरकार चलाने में पैसे की कमी नहीं, कह दिया और हो गया। अब मन में आए लाडली बहना, मैं किस्सा आपको बताऊं। पहली चीज, क्योंकि मेरे मन में दर्द जो दीदी का और मेरा साझा दर्द है, गांव में हमने मां बहन और बेटी के खिलाफ अन्याय होते हुए देखा है। सगी मां भेद करती थी बेटा और बेटी में, बेटे को ज्यादा लाड़। मैंने माओ को देखा, लिपनिया दूध निपनिया दूध कौन पिएगा भैया, पी ले शुद्ध दूध, बेटी पानी डाल के चल जाएगा, कंडा तो थापना है, पराए घर तो जाना है। अपने गांव में मैंने महिलाओं को, पतियों को लठ से पीटते हुए देखा है, और जब बचाव की कोशिश करते थे तो वही कह देती थी क्या करूंगा, मेरा आदमी मारे चाहे पीटे। घनघोर अन्याय हुआ है बेटी के साथ, बहन के साथ, और वो दर्द हमेशा मुझे सालता है। क्यों? एक मां की कोख से जन्म लिया तो बेटा बेटी में भेद क्यों? और पाप तो एक और हुआ, कोख को कत्ल खाना बना दिया। पता चल गया कि बेटी आ रही है तो आने के पहले ही दुनिया से विदा कर दो, आने ही मत दो। अब जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 2 योजना मेरे दिमाग में, एक बेटी की शादी बोझ ना रहे इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और दूसरी मुझे लगा कि बेटी अगर लखपति बन जाए तो दुनिया कहेगी, मां भी कहेगी, बाप भी कहेगा कि बेटी को आने दो, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में। लेकिन दीदी मैं लाडली लक्ष्मी बनाने बैठा तो पहली नजर में जब मैंने कहा अफसरों से
कि भाई ऐसी योजना बनानी है कि बेटी लखपति हो तो एक दूसरे को देख के और हंसते रहे, मेरी नजर बचा के। उनको लगा कि नया नया आया है तो अभी ज्यादा जोश में है, 2-4 महीने में ठंडा हो जाएगा। सर इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कहां से हो जाएगा? ये कहीं होता है क्या सर? आखिर योजना बनती तो खजाना वजाना देखना पड़ता है, कहां से पैसे लाएंगे? लेकिन मन में संकल्प था कि चाहे जो हो जाए, मैंने कहा मेरे पास लाओ, काय काय में से काटना मैं काटूंगा, लेकिन लाडली लक्ष्मी तो बनेगी चाहे कुछ हो जाए। और बनी, पैसे की कमी नहीं आई। अभी दीदी एक और सामाजिक क्रांति है ये, आपके आशीर्वाद से। मैं देखता था बहनों को 1500 रुपया की जरूरत पड़ी तो पतिदेव से कहा कि जरा मायके जा रही है, 500 रुपया तो दे दो। कहां से ले आऊं? नहीं है, चल। जब देखो तब मांगती रहती है, तो मन में सोच के रह जाए। मन में बेचैनी थी कि बहनें और स्वावलंबी कैसे हो। अब कई काम हुए, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, 30%। दीदी एक बात और, तो ये पुलिस में 30% भर्ती करने, बेटियों की मैंने मीटिंग बुलाई, सारे पुलिस के अफसर भी बड़े आए और इतना विरोध किया, आप कल्पना नहीं कर सकती। ये कैसे करेंगी, ये नहीं हो सकती सर, सिस्टम बिगड़ जाएगा, लड़कियां क्या करेंगी। मैंने कहा लड़कियां वो करेगी जो आज तक लड़के नहीं कर पाए। 30% भर्ती तो बेटियों की होगी पुलिस में, और आप देखो कई जगह चमत्कार कर रही है बेटियां। लेकिन मेरे मन में था ऐसी योजना जो गरीब बहनाओं को राहत दे और पैसा सीधे उनके पास जाए। कई दिन तक सोचता रहा। एक दिन रात में सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मेरे दिमाग में ये आया कि अगर सीधे 1000 रुपया हर महीना बहन के खाते में डाल दें और 12,000 रुपया साल के मिल जाए तो बहनों को बड़ी राहत मिलेगी। तो दीदी मैंने 4 बजे साधना को जगाया, तो वो थोड़ी कहने लगी कि सवेरे 4 बजे हैं, अब खुद तो सोते नहीं हो, मुझे भी नहीं सोने देते। मेरे कहा नहीं, एक योजना आई और मैं किसी को तो शेयर करना है मुझे। और तब मैंने शेयर की और सवेरे फिर मैंने अफसर बुलाए, तो फिर कहा इम्पॉसिबल सर। उनका पॉसिबल तो होगा चाहे कुछ हो जाए। अब ये ठिकाना नहीं अभी 12,000 करोड़ लगेंगे कि 16,000 करोड़, लेकिन जितने लगेंगे लगेंगे, जून के महीने में बहनों के खाते में 1,000 रुपया आना शुरू होंगे। और अगर पुरुष के खाते में आते तो पता नहीं कहां खर्चा कर देता, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बहन मुझे पूरा पता है कि बच्चों के लिए दूध लाएगी, फल लाएगी, सब्जी लाएगी, दाल लाएगी, और कभी कभी थोड़ा बहुत बचा भी लेगी। पतिदेव को जरूरत पड़ी और पैसे नहीं मिले, मुंह उतरा तो फट कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जे ले जाओ। ये तो आना कहानी करते थे, वो खुशी से देगी। एक सामाजिक क्रांति है दीदी। लेकिन आज मैं भी अंतर्मन से बोल रहा हूं, बिना किसी संकोच के। मैं दीदी में क्या क्या देखता हूं। एक मेरी बहन है, सबकी बहन है, हम सब दीदी कहते हैं। मुझसे छोटी है लेकिन दीदी है। दूसरे, मैं दीदी में मां को भी देखता हूं। मेरी मां का स्वर्गवास बचपन में हो गया था, बहुत बहुत छोटा था। लेकिन जब मन बेचैन होता है तो मुझे लगता है कि दीदी की गोद में सर रख दूं और ये मां की तरह मुझे दुलार करे, और वो करती हैं।
तीसरी चीज, मैं दीदी में बेटी भी देखता हूं। मैं आज खुल के कह रहा हूं जो मेरे मन में है, मैं एक बेटी देखता हूं जो हमेशा जो ठीक मानती है उसके लिए जिद करती हैं, जरूरत पड़ती लड़ती हैं, और कई बार जब वो बेचैनी देखता हूं तो मुझे लगता है कि बेटी की तरह प्यार करूं मैं। और चौथी चीज, मैं दीदी में मित्र भी देखता हूं, एक सच्चा साथी, सच्चा मित्र, जो जरूरत पड़े तो कह दे चिंता मत कर मैं तो हूं। आज मैं अभिभूत हूं दीदी, आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद तीनों मिले हैं, लेकिन संकल्प एक ही है कि आपने जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है, कभी वो दिन नहीं आएगा कि आपको निराश होना पड़े। हमारी कोशिश भरसक ये रहेगी कि जनता की बेहतरी के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समर्पण के साथ, और उसके साथ ऐसा नहीं कि रेवेन्यू चाहिए तो कैसी भी आबकारी नीति लाओ। अब ये अब हाथे वाला फैसला कोई आसान फैसला नहीं था। कई तर्क, अरे साहब कहां पिएंगे, अब यही प्रश्न था, कहां पिएंगे? फिर तो सड़क पे पिएंगे कि पार्क में पिएंगे। तुम इनका सड़क पे पिया तो दो लट, भाई सड़क पे पीना अलाउ थोड़ी है भाई। अब तर्क देने वाले तर्क देते हैं। कई कहते थे ये बुनियादी अधिकार है दारू पीना, आप मौलिक अधिकार का हनन करोगे। तो उनका मौलिक अधिकार है तो घर जाके पिए। और दीदी उधर कह भी देती है कि जरा लठमठ ले लेना घर, अगर बोतल वोतल लेके आए तो। सब पत्नी से तो एक बार निपट लो, लेकिन बेटा बेटी से कैसे निपटोगे आप? एक तरह से नैतिक प्रतिबंध। अब 17 बार सोचेगा, अच्छा जो पीता वो ये तो सोचता ही कि मेरा बेटा नहीं पिए कम से कम। इतना तो वो कोशिश करता है, बिल्कुल ही बेशरम हो जाए तो बात अलग है कि, लेकिन मैं आमतौर पर बात कर रहा हूं कि बुरा करने वाले की भी इच्छा होती है कोई बुरा काम कि कम से कम मेरा बेटा नहीं करे। बेटियां तो नहीं करती, अपवाद की बात नहीं कहता मैं। तो वो ये सोच के क्या, अब छोड़ो छाड़ो नहीं तो मुन्ना भी बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके काफी लाभ होंगे। और एक, अब मैं पुलिस वालों को वो खरीदवा रहा हूं, वो एक डंडा रहता है ना जिसको मुंह पे लगाओ तो तुरंत आ जाए कि दारू पी कि नहीं पी। उसको नाम मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पत्रकारों को मित्रों को पता होगा। ऐसे मुंह पे लगा देते हैं तो तुरंत पता है। अच्छा जो भी एनालाइजर हो कि भैया वो डंडा खरीदो रे, और गाड़ी चलाने वालों को देखो मुंह में लगा दिया तो पता चल जाएगा पिए तो चलो उतर भैया। काम कठिन है लेकिन करना होगा। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती है, और उसी में पाप भी होते हैं। और इसलिए ये समाज सुधार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दीदी आपका जो दृढ़ संकल्प था और जिस दृढ़ता के साथ आपने इस विषय को उठाया, उसने और प्रेरणा मजबूत की कि नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और फिर हम इस फैसले पे पहुंचे। आज केवल इतनी कह के कि जीवन अर्थपूर्ण हो। आपने जैविक खेती की बात की दीदी, मध्य प्रदेश के लिए ये गर्व का विषय है कि
17.5 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है हमारे देश में, सबसे ज्यादा 17.5 लाख हेक्टेयर जैविक की, प्राकृतिक भी बढ़ रही है। और गाय बचाने की दृष्टि से भी आपने जो रास्ता सुझाया उसको थोड़ा वर्कआउट और करेंगे। गाय कैसे आर्थिक रूप से भी लाभकारी बन जाए, गोबर के उपयोग, गोमूत्र के उपयोग, उससे किसान को सीधे आर्थिक लाभ। मैंने दीदी वर्कआउट करने का कहा है कि हम गोबर खरीदेंगे तो कितना गोबर आएगा, क्या क्या और उपाय किए जा सकते हैं, गोमूत्र खरीदेंगे तो उसको अभी वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी एकदम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। लेकिन देखिए, जब कोई नेता समाज सुधारक भी होता है तो कई तरह के रास्ते बताता है और उससे सरकारों को दिशा मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी का आशीर्वाद अच्छे कामों के लिए सदैव मिलता रहेगा और बुरा काम मैं कभी करूंगा नहीं। अच्छा, सही बात यह कि बुरा काम दीदी कह रही मुझसे हो ही नहीं सकता। मैं आज सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। आप आज आई, लाडली बहना के क्रियान्वयन में भी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि वो आवेदन वगैरह भरवाना है तो नॉन पॉलिटिकल ताकत भी लग जाए ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। और फिर इस संकल्प को व्यक्त करते हुए कि जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो काम करने की कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी। और ये अभिनंदन तो एक बहाना था, मुझे तो दीदी का आशीर्वाद लेने आना था। इससे संकल्प और मजबूत होगा। तो एक मजबूत संकल्प के साथ केवल सरकार नहीं चलाना, समाज को सुधारते हुए कैसे आगे बढ़ाएं। अब पेड़ लगाना भी आंदोलन बन गया। कोई काम लगातार आप करो तो वो काम लगातार वही तपस्या होने लगता है। ये अच्छे काम, और उनमें सबसे प्रमुख काम जो मेरी जिंदगी का मैं सोचता हूं कि मैं क्यों हूं, तो सबसे पहली चीज कोई है तो वो और मजबूत हुई है मेरी, मैं बेटी और बहन के कल्याण के लिए हूं। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है करने की हम कोशिश करें, जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बेटा और बेटी के जन्म में जो अंतर था वो घटने लगा है। तो प्रयास करते तो परिणाम आते ही है। एक बार दीदी मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्नेह और आशीर्वाद सदा बना रहे। और आप सबको भी प्रणाम करते हुए, जिन बहनों ने इस अभियान में भाग लिया उनको भी प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, हर हर महादेव। परम आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया, व्यस्त समय निकालकर आप यहाँ पधारे हैं, व्यस्त समय निकालकर आप यहाँ पधारे हैं। सचमुच आपका हमारे प्रतिभाव बड़े न्यारे हैं। इस सभागार में सभी तो नई शराब नीति को लेकर अभिनंदन समारोह किया गया और इसमें जिस तरह से नई शराब नीति अब लागू की जाएगी इसको लेकर चर्चा की गई और सीएम शिवराज की तरफ से बातें की गई हैं। वहीं उमा भारती जिस तरह से शराब को लेकर काफी विरोध कर रही थी, अब उनके भी सुझाव इसमें लिए गए हैं। और इस कार्यक्रम के सहयोगी मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारे पत्रकार बंधुओं, मीडिया प्रभारी, इस सभागार के व्यवस्थापक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों का मैं हृदय की अनंत अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं। सभी इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय लोगों से कि इस कार्यक्रम के पश्चात चाय की व्यवस्था है बाहर, तो आप सभी चाय पीकर जाइएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति की।